हेलो फ्रेंड्स। उत्तम वैल्यू स्टील, जीटीएल इंफ्रा और उत्तम गलवा के बारे में जो भी बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और वीडियो पूरा देखिए। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली इतने को इतना मिलेगा, इतने को उतना मिलेगा, 1 रुपए का 1000 रुपये हो जाएगा, ऐसा बोल के बिग न्यूज़ करके वो उसमें नहीं है। जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मेरा पैसा खुद का भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा पैसा जहाँ पे भी मैंने ये करता हूँ उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, पेनी शेयर मैंने हमेशा कहा है कि 10 में से 2 ही पेनी शेयर सक्सेस होते हैं, बाकी सब डुबा के चले जाते हैं। उसमें से 2 पेनी शेयर है, 3 बोलेंगे तो चलेगा। तीनों में ये पेनी शेयर के बारे में है। उत्तम गलवा, उत्तम गलवा के बारे में ये है कि उत्तम गलवा ने सारी चीज़ें कर ली है। उनके पास 96% यहाँ पे उसका पब्लिक का शेयर पैटर्न दिखा रहा है। तो इसके हिसाब से इनको 5% के ऊपर ये लॉन्च कर सकते हैं। जब रिलीज होगी तो 5% आपको मिला। इसके रिगार्डिंग पूरा स्ट्रक्चर कितने को कितना मिलेगा, क्या क्या, वो सारे मैंने बता दिया है। वो जैसे ही सेबी का नया लॉ आ जाएगा ये हो जाएगा। ओके। दूसरी चीज ये है कि जीटीएल इंफ्रा, जीटीएल इंफ्रा भी एक ऐसी कंपनी है जो यूएसएल की ही तर्ज पे उसके ये चल रही थी। इसको भी डिलिस्ट के लिए इसको बैंकरप्ट करने की कोशिश की गई। एक एनसीएलटी ने ना किया, क्योंकि एनसीएलटी पे कुछ अच्छे लोग आ चुके हैं। वो अच्छे लोग ये है, क्योंकि ये जब कैश फॉर ऑर्डर का आया ना, 1000 करोड़ का कैश फॉर ऑर्डर का ये जो केस आया, इस से कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, कुछ लोगों को ये कर दिया, तो अच्छे लोग आ गए। तो अभी वो अच्छे से देख रहे हैं। जो भी सीओसी जो भी प्रपोजल बना के एनसीएलटी के पास भेजती है, उसको अच्छे से स्टडी करके वहाँ पे जो दूध का दूध पानी का पानी करके, उसमें से एक अच्छी बात हुई कि जीटीएल के बारे में, क्योंकि जीटीएल की कंपनी की पोजीशन इतनी अच्छी है, भले ही वो आज लॉस में दिख रही हो, लेकिन उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। आज 1 रुपया 20 पैसे के तकरीबन उसका ये चल रहा है। कंपनी लॉस दिखा रहे हैं लोग, लेकिन इसमें खरीदारी डेली देखो 50+% से ही ज़्यादा की डिलीवरी जा रही है। तो क्यों जा रही है उसके बारे में बताऊंगा। और एक अभी वो हलाल में अभी एक ये चल रहा है, 6 तारीख से जो न्यूज़पेपर में पब्लिश ऐड दिया था कि क्यों न्यू डायरेक्टर कुछ ऐड किया है। अभी ये इसके बारे में बात करते हैं कि ये डिसमिस क्यों हुआ, क्यों, और यूएसएल क्यों नहीं डिसमिस हुई, क्योंकि ये दोनों केस सेम थे। यूएसएल पहले थी, उसमें ये लोग आ गए, कुछ हुआ होगा, उसने कर दिया। ये क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब ये केस इसकी पूरा फाइनेंशियल स्टडी करके जब ये सीओसी इन्हें बना के एनसीएलटी के पास भेज दिया, एनसीएलटी ने कैंसिल किया। कैंसिल इसलिए किया कि एनसीएलटी का जो कारोबार है, अभी यहाँ देखा जाए, इसकी टोटल प्रॉपर्टी 5000 की करोड़ की है, और इसके ऊपर कर्जा जो है 4600 करोड़ का है। तो तकरीबन 700 करोड़ अभी करंट में ये है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कंपनी के पास तकरीबन 16,000 करोड़ रुपया आना है। कहाँ से? कि इनकी जो टॉवर प्रोवाइड की है, जो मोबाइल कंपनियां थी और अभी करंट में जो है, उनके पास 16,000 करोड़ रुपया इनको आना है। मतलब उतना पैसा मार्केट में इसका अटका है। और कंपनी का मंथली इसका नेट प्रॉफिट 150 करोड़ रुपया है। नेट प्रॉफिट इसका 150 रुपया है, 150 करोड़ रुपया है। और कंपनी का सारी डिटेल्स, आप ये वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं पढ़ के सुनाऊं, तो ये धीरे धीरे आप इसको पढ़ लेना। 13,000 करोड़ इसको मिलना ही मिलना है। लेकिन 16,915 करोड़ टोटल है, उसमें से 13,000 करोड़ 360 पैसे कंपनी को आना है। जैसे भी अगर आपके पास अगर ये 400 करोड़ का आपका पास लॉस चल रहा है, 4,000 करोड़ का, और आपके पास है 16,000 करोड़ रुपया, तो कंपनी तो प्रॉफिट में है। मतलब इसके पास कैश बहुत है, पैसा बहुत है। तो आप समझ जाएंगे, इसको भी बैंकरप्ट करके डिलिस्ट करना चाहते थे और ऐसे ही बेचना या हमारा पैसा डुबाना चाहते थे।
लेकिन बात ये हो गई कि जो इसको बैंकरप्ट के लिए लेके आया वो थी कैनरा बैंक। कैनरा बैंक गवर्नमेंट की बैंक है। ज़्यादातर देखो प्राइवेट बैंक जिसको भी लोन देती है वो बैंकरप्ट नहीं करती है। ये बोलती है कि जो गवर्नमेंट बैंक है उसको वो लोग बैंकरप्ट में डालते हैं, क्योंकि वो आप समझ जाओ, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता कि गवर्नमेंट बैंक वाले ही क्यों करते हैं। क्योंकि इसमें देखो 20% तक किसी का ना ये था, ये वीडियो रोक रोक के देख लेना। 4% ही उसका जो टोटल उसकी जो ये थी लोन है, उसमें से 4% ही कैनरा बैंक का था। दूसरे का 5, 7, 20% तक है और अदर बैंक, वो नहीं कि बैंक करने के लिए, बैंक करने के लिए, लेकिन ये की। और करंट में इसके देखो जिटेल इंफ्रा के पास ना रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और बीएसएनएल भी है अभी। ये करंट उसके ये है, ग्राहक है, मतलब इनको टॉय प्रोवाइड करती है। तो बिजनेस इसका चल रहा है। नेट प्रॉफिट इसका 150 करोड़ है। नेट प्रॉफिट मतलब सारा खर्चा जाके नेट से। फिर उसके अगेंस्ट इसका जो लोन का जो इंटरेस्ट है ना वो जा रहा है 150 करोड़। तो इसके वजह से कंपनी लॉस में दिख रही है। और दूसरी चीज, ये टाइम टाइम पे ना जो पैसा आ रहा है इनका, ये सारे टावर अपग्रेड करने में लगा चुके हैं। तो इसके लिए 5G के आ रहा था, 5G के बाद ये कुछ टावर इनके बंद पड़े थे, वो ये किया। इनमें से दो 26,700 टावर कुछ थे, उसमें से टोटल 28 थे, उसमें से कम 500 टावर खराब हो चुके थे, चोरी हो चुके थे, कुछ कुछ हो गया था। तो वो निकाल के इन्होंने सारा अपग्रेड किया। सारा अपग्रेड करके सब सारा चालू है, 5G के लिए तैयार करके रखा है। जैसे ही 5G लॉन्च हो गया है, जैसे ही सर्विस जो मोबाइल कंपनियां हैं जहाँ से देना चाहती है वो वहाँ जाके वो दे सकती है, तो उनको ये मिलेगा। जियो भी है, बीएसएनएल है, वोडाफोन आइडिया है, एयरटेल है, सारे के पास इनके पास है। तो ये सारा जो दिवालीपनी में क्या हुआ था क्या नहीं, सारी चीज़ें आपको हिंदी नहीं जो को समझते हैं वो इंग्लिश नहीं समझते, उसके लिए हिंदी के लिए मैंने ये किया है। तो ये देख लेना। तो देखो यहाँ पे कैनरा बैंक 4% है सिर्फ उसके पास टोटल इसमें से। और दूसरी चीज इसका जो ये है कंपनी का जो लोन जो इंटरेस्ट जाता है, लोन पे जो इंटरेस्ट जाता है ना वो 150 करोड़ जा रहा है। और 120 करोड़ इसका मंथली नेट प्रॉफिट है। और ईयरली, शायद ईयरली है 150 करोड़ इसका ये जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट में, प्रॉफिट होने के बावजूद लॉस में क्यों थी? क्योंकि यूएसएल जैसे ही पहले की यूएसएल, अगर देखा जाए यूएसएल की, तो यूएसएल भी प्रॉफिट में थी। उसको इन्होंने लॉस दिखाया, लॉस दिखा दिखा के उन्होंने बैंकरप्ट कर दिया और बेच दिया। क्योंकि लॉयड वाले ने, लॉयड की उसको ये थी। तो लॉयड में अगर अगर ये करते हैं तो वो लॉयड नई लॉस में जाती, तो वो बेचना था, इसके लिए उन्होंने लॉस में दिया। लॉयड स्टील अपना वो अलग धंधा उसको मजबूत कर लिया, वो है। उसके वजह से इसको भी ऐसा कुछ चालू था, तो एनसीएलटी ने ये कर दिया और कैंसिल कर दिया। ये नवंबर की बात है अभी की। जो नई सेबी लॉ आने वाला था, इसका प्रपोजल जा रहा था, उस समय इन्होंने एनसीएलटी में ये चल रहा था। जैसे ही वो ये हो गया। अभी दो चीजें हैं। अभी ये कंपनी में और एक ट्विस्ट आया है। वो ट्विस्ट ये आया कि जैसे ही बैंक कर दिया इन लोगों ने, 25 तारीख को बैंक कर दिया, वैसे ही 25 के बाद मुझे एक मेल आया कि 7 जनवरी से 5 फरवरी तक ना एडिटिंग रखा है हमने, कुछ डायरेक्टर के लिए न्यू अपॉइंटमेंट किया है। स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब स्पेशल ऑर्डर। इसका मतलब ये था कि ये कंपनी बैंकरप्ट करके बेचना चाहते होंगे या कुछ करना चाहते थे, या कुछ ना कुछ था इनका। तो एनसीएलटी ने इनको करने नहीं दिया। फिर इन्होंने फिर से वो दूसरी ये चालू किया इन्होंने। अभी ये कम लोगों ने कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा डिटेल में, तो इनको डिटेल में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो इनको डायरेक्टर करके लेना पड़ेगा। इसके लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेके ये डायरेक्टर के लिए वोटिंग चालू है। वो फरवरी 2 तक है, फरवरी 5 फरवरी तक आप इसको, जिसके पास शेयर है वो कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से मार्च के इसमें या मार्च के बाद इसकी ग्रोथ एकदम रॉकेट की तरह बैठेगी। तो आप जो भी सोचना है समझ के ये खरीदे शेयर, और अपना जो यूएसएल में लॉस हुआ है वो रिकवर कीजिए। अब चलते हैं यूएसएल के बारे में। यूएसएल के बारे में जो चल रही थी बातें कि कल जो
9 को जो हेयरिंग थी उसका कुछ नहीं होना, तारीख पे तारीख यही होगा। उसके रिगार्डिंग एक न्यू एफिडेविट आई है कोर्ट में। मुझे पहले की एफिडेविट से अच्छी ये लगी क्योंकि इसमें वैलिड पॉइंट थे, क्योंकि उसने ये सारी चीजें कंसिडर किया है कि जैसे हमने एक ये मे को जो रेजुलेशन एनसीएलटी ने पास किया, अदर कंपनी हम देखेंगे, अदर कंपनी जो भी डिलिस्ट हो रही है वो जैसे ही एनसीएलटी ऑर्डर एनएससी के पास जाता है, आधे से 1 घंटे में या वो टाइम के हिसाब से जैसे उस दिन आया वो डायरेक्टली लॉक लगा रहे हैं और ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग बंद नहीं हुआ, वो ट्रेडिंग 6 महीना चालू हुआ, उसकी वजह से हम लोग फंस गए। तो ये सारी चीजें जो नया जो एफिडेविट आया उसमें है, तो अच्छी बात है। लेकिन उससे कंपनी को आंसरेबल नहीं बना सकते हम, क्योंकि जब तक कंपनी को आंसरेबल नहीं बनाते, कंपनी को डायरेक्टली नोटिस नहीं जाता, कंपनी को डायरेक्टली क्वेश्चन कोई नहीं करता, तब तक कंपनी का कामकाज सीधा चला। अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, वो चलने दो। लेकिन जब तक कंपनी को कोर्ट नोटिस नहीं भेजता कि भाई तुम भी इसमें कुछ हो तो तुम आके अपना जवाब दो करके नोटिस नहीं जाता, तब तक आपको आपके पास उनके लॉयर नहीं आएंगे। क्योंकि बहुत सारे वीडियो में चल रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, भाई वो लास्ट वीक में कुछ पैसा आने वाला था, वो क्या हो गया, आया क्या, ये वो। भाई कोई किसी को मैंने पहले ही बता दिया था, कोई आपको मिलने नहीं आने वाला है, कोई आपको ये नहीं आने वाला है। क्यों नहीं, मैं ये रूडली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता मैं, सपने नहीं दिखा सकता आपको, जो फैक्ट है वही बताऊंगा। आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आपको इसमें से भी कुछ सीख के कुछ अच्छे होप रखना है तो वो आ सकता है। तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कोई लॉयर आपके पास नहीं आने वाला है, क्योंकि आप वो कंपनी के पे ऊपर केस ही नहीं है। वो कंपनी को आंसरेबल डायरेक्टली कोर्ट में खींचा नहीं आपने, इनडायरेक्टली उसको ये किया, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। आपने जो रेजुलेशन पास किया है, वो रेजुलेशन में वो जिसने रेजुलेशन पास किया है उसके ऊपर ही केस है, और उसी के रिगार्डिंग आप उसको ही क्वेश्चन, वो बोलेगा मुझे सीओसी ने प्रपोजल भेजा था, उसके बेस पे मैंने कर दिया। अभी सीओसी भी इसमें नहीं है, ना कंपनी है, ना सीओसी है, ना अदर कोई है, सिर्फ रेजुलेशन जिसने ओके किया एनएसएलटी का उसने है, और एनएसएलटी में केस चल रहा है। जब तक हम इसके रिगार्डिंग, इसके रिस्पेक्टिव, इसके इसमें जो जो इस भागीदार है ये सब होने के लिए उनको आंसरेबल नहीं बनाते, तब तक कोई आपके पास नहीं आएगा कि भाई देखो हम रिलीज करिए। और मैं शुरू से कर रहा हूँ कि एनसीएलटी भी जहाँ तक, या रेजुलेशन जो है, ओरिजिनल रेजुलेशन किसी के पास आया नहीं है अभी तक, क्योंकि इन्हें डिलिस्ट क्यों किया। बहुत सारे लोगों ने बोला वॉलेंटरी डिलिस्ट है। अगर वॉलेंटरी डिलिस्ट है तो ये कोई भी कहीं पे भी केस नहीं चलेगा, वो सीधा बोल देगा कि हम, हमारे पास ये रेजुलेशन है, वो कोर्ट को बोलेगा ये रेजुलेशन है, उसमें अगर होगा वॉलेंटरी डिलिस्ट वो, और उस सीधा बोलेगा कि ये डिक्लेयर मत करो, हमारे बिजनेस पे ये होता है वो होता है। तो वो बोल दिया होगा तो वो वहीं पे हो गया, केस चलते रहे हो, जिस दिन आएगा नोटिस उस दिन जाएंगे करके बैठा है। आपने कि अभी तक किसी को नोटिस नहीं गया है। जब तक कोर्ट सामने वालों को नोटिस नहीं बजाता, किस किसको बजाता है, किस किसको बुलाता है, वो अगर पता नहीं चलता है, तब तक आपको केस के बारे में कोई डिटेल नहीं, खाली अफिडेविट जमा कर दिया, बस हो गया। तारीख पे तारीख दे रहे, कोर्ट डिसाइड करेगा किसको आंसरेबल है, किसको नोटिस छोड़ना है, किसको नहीं छोड़ना है। वो तब पता चलेगा कि किस कोर्ट है किस किस को इसमें इन्वॉल्व करना चाहता है, या कोर्ट सीधा बोलेगा कि भाई तुम ये लोगों का नाम छोटा है, या अगर केस में ये इंक्लूड है तो इसका भी नाम डालो उसमें, या कोर्ट खुद संज्ञान लेके बोलता है कि इनको इनको नोटिस भेजो, तब जाके केस आएगा। अभी जब तक आपका नोटिस छोड़ेंगे नहीं, सामने वाली पार्टी आपके पास आर्गुमेंट के लिए नहीं आएंगे, तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि किसके ऊपर केस, या कोर्ट किसको आंसरेबल बना रहा है। तो वो चीज़ें हैं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे अकाउंट में तो सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, मेरा लॉयर आ रहा है, ये सब सारे वो सेटलमेंट हो रहा है, वो सब कोई सेटलमेंट नहीं होने वाला, कुछ नहीं। क्योंकि अगर उसको रिलीज करना है तो आपके पास आएगा ही नहीं, कायदे से को देना पड़ेगा। अभी आपको बायबैक भी नहीं कर सकता है। मैं इतने दिन बोल रहा था कि बायबैक करेगा वो, क्योंकि बायबैक आज के डेट में कोर्ट में केस चालू है तो बायबैक नहीं हो सकता, मतलब आपके शेयर भी नहीं खरीद सकता है वो, क्योंकि शेयर खरीदेगा तो अभी ये चला गया, बहुत आगे की चली गई, बहुत आगे चला गया, ये नहीं खरीदेगा। अभी उनके पास एक ही है
कि अगर उन्हें वैलेंटरी डिलिस्ट किया है तो रिलिस्ट करो। रिलिस्ट ये होगा कि न्यू सेबी का जो लॉ आने वाला है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से वो रिलिस्ट करेगा। जहां तक मुझे एक रेजुलेशन में कहीं तो पता ये मिला था कि 88% वोटिंग हुआ है जब ये सीओसी के लिए, और ये बैंक करप्ट करने जा रहे थे। 88% कुछ था, तो बचा 83 13% परसेंट, मतलब 91% इनके पास हो जाता, वो हमें भी नहीं मिलता। तो वो एक आशा है। दूसरी चीज, ये 6 महीना इनलीगल जो ट्रेडिंग हुई वो है, और दूसरा कुछ 2-4 पॉइंट है उसके वजह से हमें वो लग रहा है कि एक पागल आदमी को भी लगेगा कि ये रिलिस्ट होनी चाहिए और इसको ये होना चाहिए और हमें हमारा मिलेगा। तो ये बात है, किसी के बहकाए में मत आओ कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तैसा करूंगा। मैं किसी को किसी का मैं ये नहीं कर रहा, डिमोनेशन नहीं कर रहा हूँ किसी की, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, लेकिन मंजिल एक है। लेकिन झूठ बोल के ये मत करोगे। आज मैं झूठ बोल दूंगा, अगर मुझे क्वेश्चन करोगे तो मुंह दिखाने को जगह नहीं रहेगी मुझे, क्योंकि रियल फैक्ट यार, कड़वा सच बोलो। कड़वा सच आदत पड़ चुकी है हमें। तो प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जहां तक मुझे लग रहा है, अभी तो 2 महीने बाद की डेट दिया है उन्होंने। 2 महीने बाद, अभी जब क्वार्टरली उसका रिजल्ट आएगा, ये क्वार्टर की अभी मीटिंग आज 10 तारीख है, तो 15 या 20 तारीख को इनकी जो क्वार्टरली मीटिंग हो, वो मीटिंग में ये रेजोल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन नहीं भी ले सकते, क्योंकि जब तक सेबी का लॉ नहीं आता है तब तक ये रेजोल्यूशन ले ही नहीं सकते। सारी चीजें रेजुलेशन के ऊपर, सेबी के न्यू लॉ के ऊपर टिकी है। ये अकेली कंपनी, इतने इसके जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, 20 कंपनी और है सेम केसेस में। एक यूसेली नहीं है, इसकी तरह 20 और कंपनियां हैं, और बहुत सारी कंपनियां बैंक करप्ट करने के लिए लाइन में खड़ी है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो नहीं, बहुत लोग एक्स्ट्रा लेके बैठे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, जैसे ही सेबी का लॉ लॉ मान्य होगा, या जो भी लॉ जो बना रहे थे वो अगर आ गया, दूसरे तीसरे दिन ये लोग मीटिंग ले सकते हैं, बोर्ड मीटिंग ले सकते हैं, उसमें डिक्लेयर कर सकते हैं कितना परसेंट अपन को शेयर मिलेगा, कितना परसेंट नहीं मिलेगा। अगर 88% इनको वोट मिला है बैंक करने के लिए, तो 88% का 13% बचता है। 13% शेयर मतलब जहां तक हमने शेयर जमा किया था उसमें हमें 5 से 6% मिला था। अगर अगर 13% अगर शेयर है तो हमें हमारे 100% शेयर वापिस मिलेंगे। दूसरी चीज एक थी कि ये हो सकता है अभी इन्होंने एमसीए में, वो आरओसी में नेम चेंज हो गया है, एनएससी में नेम चेंज हुआ है, रेजुलेशन जब तक पास होगा नहीं तब तक वहां नेम चेंज नहीं होगा। और दूसरी चीज, मर्ज, इनकी अलग अलग 2-3 कंपनियां हैं, ये तीनों मर्ज करने के लिए भी डिले हो सकता है, क्योंकि नेम एक ही कंपनी का चेंज किया है इन्होंने। आगे चल के ये वो उसका भी नेम चेंज किया, लेकिन आरओसी में वगैरह हो गया, लेकिन अभी एक रेजुलेशन लेना पड़ेगा, उसकी भी वोटिंग चाहिए होगी, उसका भी वोटिंग चाहिए मर्ज करने के लिए कंपनी के लिए। वो तो लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अनलिस्टेड कंपनी, तो उसका तो कोई नहीं, 4-5 डायरेक्टर रहेंगे, उसका वो साइन कर देंगे। लेकिन यूएसएल के लिए शेयर होल्डर का लेना चाहिए। तो वो क्या है लॉ, उतना मैं वो उसको सर्च नहीं किया है, लेकिन इतना पता है कि शेयर होल्डर की परमिशन के बगैर कंपनी मर्ज नहीं कर सकते, इसकी वजह से ये कंपनी मर्ज नहीं हुई है। तो जैसे ही ये होगा, सारी चीजें होगी, जैसे ही सेबी का लॉ आएगा, सब होगा। दूसरी चीज, हमने जो ग्रुप बनाया है, वो ग्रुप के लिए आपको जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। हम कम से कम 1000 लोग अगर वो ग्रुप से जुड़ते हैं, तो हम, लॉयर, मेरी बात हो चुकी है, वो मिलने के लिए बुलाए। जैसे ही उनको टाइम मिलेगा, डेट मिलेगी, मैं जाके मिलने वाला हूँ। जैसे ही मिलेंगे वहाँ पे सारी डिस्कशन होगी। वो जितना बैंक की फिक्स अमाउंट बोलेंगे, उतनी अमाउंट का जितने लोग जुड़ेंगे उसके डिवाइडिंग करेंगे। मैं चाहता हूँ कि 100-200 रुपया, 500 रुपये से कम कंट्रीब्यूशन बनेगा अपना। इसके वजह से जो भी वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो, आप ग्रुप से जुड़िए। सभी के लिए मैं वो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दे दूंगा, तो वहाँ क्लिक कीजिए, आप ये हो जाएंगे। और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी चीज डिटेल के लिए बता दिया, उत्तम गलवा का ये है
कि उत्तम गलवा का भी न्यू रेजुलेशन जो आ रहा है, सेबी का जो लॉ आ रहा है, उसके वजह से ये पेंडिंग है। लेकिन जहां तक ऊपर ऊपर मोटा मोटा देखे जाएंगे तो आपके आपके शेयर पूरा का पूरा मिल जाएंगे, क्योंकि 96% पब्लिक के पास है। तो सारे के सारे तो ये नहीं लगता है। इसका मैंने पैटर्न देखा, वो अलग ही पैटर्न है। तो आपको शायद 25% आपको मिल सकता है या 40% मिल, जो भी लॉ आएगा उसके डिसाइड करने के लिए ये लोग रिलीज नहीं किया है, तो रिलीज जल्दी ये हो सकती है। तो इंतज़ार कीजिए। वॉच इन वेच ये करेंगे सारी। और दूसरी चीज़, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप से जुड़िए। थैंक्स।